हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी वेब रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, यूएई ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात मार कर गिरा भारत के कदमों में। भारत का पाकिस्तान की मौत का तांडव। पाकिस्तान हुआ बेहोश, गिर चुका इंडिया के कदमों। भाई साहब वो भी पाकिस्तान को लात मार कर। भाई ये तो वॉच करेंगे, तभी पता चलेगा, तभी पता लगेगा कि ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। भाई साहब तो कड़न करते स्टार्ट। ये है यूएई, वो देश जो 1 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और इनके क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, यानी वो चेहरा जो पूरे यूएई को चलाता है। जहां एक तरफ इनकी छवि मिडिल ईस्ट के देशों में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की रही है, वहीं यूएई की गिनती उन अरब देशों में भी होती है जो अपने आप को मुस्लिम धर्म से जोड़कर देखते हैं। जाहिर है ऐसे में इनके रिलेशन मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान से ज्यादा बढ़िया होने चाहिए, लेकिन इसके ऑपोजिट यूएई के रिश्ते हमें भारत के करीब होते दिखते हैं। वो भी उस वक्त जब भारत की बागडोर एक ऐसे लीडर के हाथ में है जिसे हिंदुत्व से जोड़कर देखा जाता है। पीएम मोदी, ये नाम, ये ब्रांड और ये चेहरा आज यूएई के इतने करीब हो गया है कि हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस खुद भारत दौरे पर आ गए हैं और न केवल उन्होंने भारत के साथ बिजनेस ट्रेड बढ़ाने की बात की है, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल और फूड पार्क को लेकर भी कई ट्रीटी की गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि यूएई आखिर भारत के इतने करीब क्यों आ रहा है। एक टाइम पर तो पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश यूएई को ज्यादा भाते थे, तो अब यूएई और बाकी देशों के नजदीकी क्यों भारत की तरफ बढ़ रही है। खासकर पीएम मोदी कैसे इनके पसंदीदा बन गए हैं। यूएई और भारत के बदलते रिश्तों की नींव क्या है और क्यों पीएम मोदी की हिंदुत्व छवि को भी इग्नोर करके ये देश उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। चलिए आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं। हाल ही में देखिए यूएई क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत की झोली में डाल दिए। इसमें सबसे अहम था न्यूक्लियर पावर और गैस की डील, जिसे करने के लिए यूएई ने यूएस के बजाय भारत को चुन लिया। और ये कोई पहली बार नहीं है जब यूएई भारत का इतना जिगरी यार बनता दिखाई दे रहा है, बल्कि इसी साल को कुछ महीने पहले रिवाइंड करके देखें तो फरवरी के महीने में ही पीएम मोदी यूएई गए थे और यहाँ उन्हें स्पेशली बुलाया गया था एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखने के लिए। कमाल तो ये था साहब कि इसके लिए जमीन खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने लीज पर ली। इस 27 एकड़ की जमीन पर बने मंदिर ने इसके बाद न केवल यूएई का भारत के लिए एक विशेष प्यार साफ कर दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि रिलीजियस पॉलिटिक्स से निकलकर यूएई भारत और पीएम मोदी को भी अपने लिए एक फायदे की कड़ी की तरह देख रहा है। तभी तो ये पीएम मोदी और यूएई की करीबी 2024 में नहीं 2014 में से ही शुरू हो गई थी। जबकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी पर 2002 में गुजरात में हुए हादसों का इल्जाम लगा था, तो उनकी छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की बन गई थी। यही नहीं, 2005 में अमेरिका ने उन पर यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत वीजा बैन भी लगाया था। नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली भी उन पर क्रिटिसिज्म के कई आरोप लग चुके थे। कई देश तो उन्हें एंटी मुस्लिम भी मान चुके थे। लेकिन इतने आरोप होने के बाद भी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो यूएई और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होने की शुरुआत हुई। कहा तो ये भी जा रहा था कि राइट विंग के आने से अरब वर्ल्ड खुश नहीं होगा, लेकिन मोदी के टेन्योर में सब कुछ हुआ इसके उल्टा ही। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वो देश के दूसरे ऐसे पीएम बने जो यूएई की यात्रा पर गए। और यूएई ही क्यों, कतर से लेकर कई मुस्लिम देशों की यात्रा भी उन्होंने की, जिससे साबित होता है कि एक हिंदुत्ववादी कहलाने वाले पीएम को भी मिडिल ईस्ट के देशों ने कहीं ना कहीं अपनाया है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? खुद जिसे इंटरनेशनल लेवल पर मुस्लिम विरोधी कहा गया, आखिर उसकी सत्ता में अरब देश ने रिश्ते बेहतर कैसे किए? वेल, इसके लिए यूएई और भारत के रिश्तों को शुरू से समझें तो दुनिया में इस्लाम या मुस्लिमों की शुरुआत से सैकड़ों साल पहले से भारत और यूएई के बीच प्राचीन व्यापार होता था। आज से लगभग 3000 बीसी में भारत और यूएई के बीच कारोबारी रिश्ते थे और तब भारत की हड़प्पा सभ्यता से यूएई तक व्यापार होता था। ऐसे सबूत मिलते हैं कि समुद्री मार्गों ने दोनों देशों के रिश्ते में अहम भूमिका निभाई, जिसने रेशम, मसाले, सोना और चीनी मिट्टी के लिए भी भारत के साथ अरब व्यापार को सुविधाजनक बनाया। उसके बाद इस्लामिक देश में तब्दील होने के बाद भी
अरब देशों के लिए, क्योंकि व्यापार अहम रहा, इसलिए भारत के साथ उसका संबंध बढ़ता ही गया। हालांकि उस समय एक संघ के तौर पर यूएई की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन बात नेहरू और गांधी जी के वक्त की करें तो तब भी खाड़ी देशों में भारत की बहुत अच्छी छवि ही रही। खासकर पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन के मुद्दों पर अरब देशों के रुख के साथ रहा। गांधी जी और नेहरू जी ने फिलिस्तीन लोगों का समर्थन किया। यहूदियों के फिलिस्तीन में आने का भारत ने विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि फिलिस्तीन अरब लोगों का है, इससे अरब जगत में भारत की बहुत अच्छी छवि है। यही नहीं, नेहरू जी ने तो तब इजराइल को इसलिए भी मान्यता नहीं दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि अरब देश उनसे नाराज हो जाएं। तब भारत की पॉलिसी ये थी कि वो इजराइल के चलते अरब देशों से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। इजराइल से करीबी का मतलब हो सकता था कि अरब देशों से दूरी, और ऊपर से भारत इस स्थिति में नहीं था कि वो मुस्लिम देशों से लड़ सके। ऊपर से प्रॉब्लम ये भी थी साहब कि मुस्लिम देशों की प्रायोरिटी तब भारत की जगह पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि उन्हीं के धर्म को फॉलो करने वाले देश थे। इसलिए भारत फिलिस्तीन के मुद्दों पर हमेशा अरब देशों के साथ खड़ा रहा। फिर आया साल 1971 जब यूएई 7 अमीरातों के संघ के रूप में अस्तित्व में आता है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन, फुजैरहा और रास अल खैमा शामिल है। अमीरात को असल में रियासत कहा जाता है और इसके साल भर के भीतर 1972 में भारत ने यूएई के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित कर लिया। फिर जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो उन्होंने भी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ रिश्ते बढ़ाने का स्टैंड मेंटेन रखा। लेकिन वो कोल्ड वॉर का जमाना था, इसमें सभी देश किसी न किसी साइड रहे थे, मगर भारत ने शीत युद्ध में भी खुद को किसी भी गुट में नहीं रखा था। ऐसे में भारत के लिए विदेश नीति भी मुश्किल थी। तब इंदिरा गांधी को बहुत सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर इसके बाद किसी पीएम ने यूएई की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अब ऐसा इसलिए भी हुआ था साहब क्योंकि अरब और भारतीय देशों की दोस्ती में एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब रिश्ते खराब हो गए थे। 1999 में भारत के ICI 814 विमान को हाईजैक कर कांदाहार ले जाने से पहले यूएई ले जाया गया था। ये विमान जहां उतरा था उस एयरबेस में यूएई ने भारत राजदूत को जाने से रोक दिया था। भारत दरअसल वहां कमांडो ऑपरेशन शुरू करना चाहता था, जिसे यूएई ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। इसी के चलते दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे और एक लंबे समय तक इन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। इस बीच पाकिस्तान, यूएई और अरब देशों का ज्यादा सगा था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सब बदला कैसे? रिश्तों पर जमी ये बर्फ उस समय पिघलनी शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में यूएई की यात्रा की। ये 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की पहली यात्रा थी। यूएई दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए रामबाण साबित हुआ। उस समय यूएई के क्राउन प्रिंस रहे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रोटोकॉल को दरकिनार कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों नेताओं की दोस्ती की नींव पड़ गई थी। ये नींव इतनी गहरी थी कि अगले साल 2016 में ही नाहयान पीएम मोदी के न्योते पर भारत आए। इसके बाद 2017 में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया। अब यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में नाहयान यूएई के क्राउन प्रिंस ही थे, जबकि रिपब्लिक डे कार्यक्रम के लिए किसी भी देश के शासक को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करने का रिवाज है। 2018 में मोदी एक बार फिर यूएई के दौरे पर जाते हैं, जो एक स्टेट विजिट थी। यहाँ मोदी का स्वागत हुआ। नाहयान की मेजबानी में एक भव्य भोज का आयोजन भी किया गया। इस तरह 2015 में 2023 तक मोदी कुल 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और नाहयान 4 बार भारत भी आ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। उन्हें भारत सरकार ने बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया। इस दौरान पीएम मोदी और नाहयान का रोड शो भी हुआ था। ये पीएम मोदी और नाहयान की दोस्ती ही तो है कि यूएई के क्राउन प्रिंस ने न केवल भारत का दौरा किया बल्कि हमारे साथ कई डील भी साइन की। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी की हिंदुत्ववादी छवि इस्लामिक देशों के मामले में आड़े क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब साहब ये है कि यूएई में वहां के मूल नागरिकों की कुल आबादी महज 10 से 12% है। बाकी प्रवासियों की आबादी है। ऐसे में वहां के मुस्लिम लोगों का कोई दबाव नहीं रहता है। इसके अलावा वहां राजशाही व्यवस्था है और ये व्यवस्था विदेश नीति में अपना हित सर्वोपरि रखती है। भारत की घरेलू राजनीति में क्या हो रहा है इससे यूएई को कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है ट्रेड से। यूएई की आबादी अभी 1 करोड़ के करीब है।
इसमें प्रवासी और वहां के मूल नागरिक दोनों ही शामिल हैं। इस 1 करोड़ में करीब 10 लाख लोग ही वहां के नागरिक हैं। बाकी करीब 200 देशों के प्रवासी हैं। प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह भारत का ही है। यहाँ करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, यानी यूएई की कुल आबादी में 1/3 हिस्सा भारतीयों का है। ऐसे में जाहिर है कि यूएई में कोई ऐसी बड़ी आबादी नहीं है जो भारत का विरोध करेंगे। इसके अलावा अब दुनिया भी बदल चुकी है। जो वेस्टर्न नेशंस पहले भारत में माइनॉरिटीज के साथ हो अत्याचार पर आवाज उठाते थे, आज उनके खुद के इलाके में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। जिन मूल्यों की बात पश्चिम करता था, उस पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मानव अधिकारों और सेक्युलर मूल्यों की वकालत करने वाला पश्चिम खुद ही कटघरे में है। ऐसे में हम ये नहीं सोच सकते कि खाड़ी के देश भारत से आर्थिक फायदे के संबंध बनाने के बजाय यहाँ की घरेलू राजनीति पर ध्यान देंगे। यूएई ने इजराइल को मान्यता दी और राजनयिक संबंध कायम किया, क्योंकि उससे इसे फायदा मिलने वाला था, और ऐसा ही फायदा अब इसे भारत से भी मिल रहा है। खुद एक बार जयशंकर ने कहा था कि ये इस्लामिक देश मोदी सरकार को सही मायने में भारतीय की तरह देखते हैं, ना कि एक हिंदुत्ववादी नेता की तरह। वो हमें अपनी संस्कृति और मान्यताओं से जुड़े हुए देखते हैं और इस पर गर्व करते हैं। उनके लिए हम जो दिखते हैं वही है। खाड़ी देशों में ये बातें हमारे लिए सम्मान पैदा करती हैं। वो जो खुद हैं उन्हें उस पर गर्व है, तो वो जब मोदी के नेतृत्व में भारत को देखते हैं, जिसे भारत होने पर गर्व है, तो वो इससे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। रही बात यूएई के फायदे की, तो हर कोई जानता है साहब कि आज के टाइम पर भारत सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ कंजम्पशन बढ़ाया जा सकता है और भारत को अपने पाले में रखने के लिए कई फायदे हैं। तभी तो यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी को अपना भाई बताते हैं। 2019 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया गया था। यूएई मानता है कि मौजूदा इंटरनेशनल ऑर्डर में भारत की अहमियत काफी ज्यादा है। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जहां वो निवेश करके अच्छा खासा कमा सकता है। इस रिश्ते से भारत को भी फायदा हो रहा है। पहली बार भारत कच्चा तेल भारतीय मुद्रा में खरीद रहा है। यूएई सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। यूएई के लिए भारत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई की कुल जनसंख्या में 1/3 भारतीय हैं। अब यहीं पर बात करते हैं भारत के फायदे की। देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। यही नहीं, भारत यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम्स जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा विदेश में रहने वाले भारतीय जितना पैसा भेजते हैं, उसका आधा हिस्सा इन्हीं देशों में रहने वाले भारतीयों से आता है। साथ ही तेल और गैस चाहिए तो खाड़ी देशों से ही आती है। भारत की जरूरतों का लगभग 65% तेल इन्हीं देशों से आता है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा वैसे ये भी है कि पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे का मुकाबला करने में खाड़ी देश हमेशा मदद करते हैं। हालांकि पहले इनके पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते थे, लेकिन अब कहानी साफ बदल गई है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस बात की मिर्ची लग रही है कि अरब देश भारत के करीब आ रहे हैं। कई बार तो वो ये जाहिर भी कर चुके हैं कि वो खुद पाकिस्तान के एडवाइजर्स कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान को भारत की मजबूत होती विदेश नीति पर नजर रखनी होगी और ऐसी कोशिश करनी होगी जिससे भारत को फायदा ना मिले। वो तो ये भी कहने से पीछे नहीं रहे कि भारत दोनों तरफ खेल रहा है। हमें इस पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि भारत को इसका फायदा ना मिले। हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, हमारी जो साख है, वो किसी भी तरह से कमतर ना हो, उसकी विश्वसनीय खत्म ना हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आज भी वही चालें चल रहा है जो वो पहले चलता था, लेकिन शुक्र है कि हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स सुधर रहे हैं। भारत और यूएई के बढ़ते इन रिलेशंस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? इधर हुई ये वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों बच्चों, भारत तुम्हारी मौत का तांडव कर रहा है, तुम्हारी मौत का तांडव कर रहा है। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर रहा। मौत का तांडव ऐसे कि तुम्हें इस्लामिक देशों से उसने अलग किया है। ये देखना, तुम जिनको लोग ये बोलते थे हमारे जिगरी यार है, और तुम लोग कुछ उखाड़ भी नहीं सकते हो। और भाई साहब, अगला मौत का तांडव, तुम बोलते थे कश्मीर हम ले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरे 25 करोड़ अवामों को तुमने गधा बनाई रखा है। उधर इलेक्शन हुए, मोदी जी पे ठप्पे लगे हैं, रिजल्ट आने वाले। बिल्कुल मौत का तांडव हो रहा है भाई साहब। उन्होंने हमारा डिफेंस नाकाम कर दिया। उन्होंने हमारे भाई ये जो हमारी मिसाइलें हैं वो किसी काम की नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने आगे ऐसे डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं कि भाई हमें
हिला भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे हाथ में कटोरा दे दिया ये है बात। कि मारो, हर शहर घूमो, हर कंट्री घूमो, कोई भीख नहीं देगा। और वही बात हो रही वही है। बात हो रही आज है। देखो भाई, इस्लामिक देश यूएई जैसा देश जो पाकिस्तान के अलावा बात नहीं करता था, जो मोदी को कहता है तू हमारा बड़ा भाई है, हाँ। आज पाकिस्तान के बगैर ये देश बात नहीं करते थे। पाकिस्तानी, मैं तुम लोगों को जरा दिखा रहा हूँ कि भाई साहब इस दुनिया में आज तुम्हारी क्या औकात है। बिल्कुल। उसने अपने न्यूक्लियर प्लांट पावर हैंड ओवर करने के लिए इंडिया को चुना है। देख, यूएसए को भी चुन सकता था। हमें भी चुन सकता था। हाँ। इधर के भी कुछ चोर है बैठे हाँ। हुए हैं, चोर के बच्चे हैं जो यूएई का न्यूक्लियर प्लांट गायब कर सकते थे। लेकिन वही बात है कि भाई ये उनकी दोस्ती देखो। तुम लोगों ने मोदी पे कितना इल्जाम लगाया कि भाई मुसलमानों का दुश्मन, कट्टर, ये वो, और देखो उस मुसलमानों के दुश्मन जिसको तुमने बोला वही आज लीडर मुसलमानों को अपने आगे झुका कर और मेरे भाई देख, उधर मंदिर क्या होता था, 27 एकड़ अपने दिल से दी है उन्होंने जमीन, और 27 एकड़ मंदिर बना के दिया है। हिंदुत्व की जीत कैसे कराई है आप ये देख ले कि क्या हुआ है वहां हाँ। पर। वाकई में आपकी बात सही है। ये पाकिस्तानी शोर तो मचाते रहे, ये क्या हो गया दुबई में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बड़े देख ना उन्होंने क्या कर दिया। दुबई जो इस्लामी देश ये बोलते हैं हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है यूएई के साथ, हमारे बड़े अच्छे हैं। इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को बोलते थे ठेकेदार को बोलते ना कि मंदिर इंडिया को ना बना के देते, बोलते ना भाई इनमें इन्होंने क्यों नहीं बोला कि हाँ। भाई साहब अजाब आ जाएगा, हाँ। हमारा इस्लाम खतरे में है। तो भाई साहब इंडिया ने बोला कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ के दिखाओ। आज पाकिस्तान के आगे इंडिया खड़ा हुआ, पाकिस्तान के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक भीगी बिल्ली और अगला शेर है, शेर। ये है मिसाल। तू तो यकीन का सलाह, जितने भी इस्लामी देश है ना सबसे अलग कर दिया मोदी जी ने। कसम, मैं यही बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान की मौत का तांडव चल रहा है हाँ। इंडिया का। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर